सब होके हुनर आ मेहरारू चाहे सुनर। जरा सबर करो। ओकरा खातिर तोहरो अंदर कुछ हुनर होके के चाहिए। जैसे मान लो कि जौन चीज हम पढ़ा रहे हैं ना, ओकर कंसेप्ट क्लियर होके ना, तो कंसेप्ट क्लियर करो यार। कितना है, मुश्किल से 100 से 200 तुम लोग का कंसेप्ट क्लियर कर लो। इससे मतलब कि इस 100 से 200 जो क्या होता है टॉपिक होता है ना, उसको क्लियर कर लो और उसी को खूब पढ़ो। इतना पढ़ दो ना कि दिमागे में बैठ जाए और उसके बाद जाकर एग्जाम बैठो। काहे नहीं निकलेगा? कौन सा एग्जाम है कि नहीं निकलेगा? बताओ हमको। सारा एग्जाम निकलेगा। नसीब भी रोएगी, हर दिल भी रोएगा। नसीब भी रोएगी, हर दिल भी रोएगा। डूबेगी ये कश्ती तो हर साहिल भी रोएगा। इतना प्यार बांटूंगा ए मेरे दोस्त कि मेरे मरने के बाद मेरे जनाजे पे मेरा आशिक ही नहीं, मेरा कातिल भी रोएगा। मेरा कातिल भी रोएगा। तो चलिए आज के क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं श्वेत क्रांति, जिसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं ऑपरेशन फ्लड। तो जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि बीपीएससी का बैच चालू हो, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे क्या होगा कि पहला नोटिफिकेशन आपके पास ही जाएगा। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बोला था कि हम लोग जो हरित क्रांति को पढ़ रहे हैं, तो हरित क्रांति के बाद डायरेक्ट हम लोग पढ़ेंगे श्वेत क्रांति को। हम एक सिरे से हर चीज को पढ़ा देने वाले हैं। बस आपका काम ये बनता है कि आप बस अपने ध्यान को एकत्रित कीजिए क्लास में कि हम पढ़ा क्या रहे हैं। और देखिए भाई, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब तक आप क्लास में शुरू से अंत तक नहीं बने रहिएगा, तब तक आपको हर चीज़ अच्छा से समझ में नहीं आ सकता है। अब मान लीजिए इधर 2 लाइन पढ़ाए, 2 लाइन में ही आप कैसे समझिए कि इसमें से क्या निकल करके आने वाला है। आप सबसे पहले क्लास के अंत तक बने रहिए। आपको हर चीज़ एकदम परफेक्ट दे करके हम जाएंगे, जो कि आपको याद नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक ना। चलिए, श्वेत क्रांति, ऑपरेशन फ्लड, और इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? व्हाइट रेवोल्यूशन बोलते हैं। व्हाइट रेवोल्यूशन आप जानते हैं, श्वेत यानी इसमें जो दूध था ना, गाय भैंस की जो दूध था, उसमें इतना ज़्यादा मात्रा में ना वृद्धि हुई थी। मतलब क्या बताएं आपको हम, ये हम अभी भारत की बात बता रहे हैं, ठीक ना। अभी इतना ज़्यादा मात्रा में हुआ था, कब के दशक में हुआ था हम उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन बस इतना जानिए, जैसे हम लोग जाने थे हरित क्रांति में गेहूं के पैदावार के, धान के पैदावार में सबसे ज़्यादा मात्रा में वृद्धि हुई थी। तो उससे हम लोग हरित क्रांति, यानी कि हरित मतलब हरा होता है, ठीक ना, तो उससे हम लोग जानते थे। अब यहाँ पे श्वेत पढ़ रहे हैं, तो श्वेत में क्या होगा कि दूध तो उजला होता है, ठीक ना। तो दूध की मात्रा में देखिए यहाँ पे कि और देख रहे होंगे फ्लड, तो फ्लड मतलब बाढ़ भी होता है, ठीक ना। यानी दूध की मात्रा में एकदम बाढ़ के जैसा, बाढ़ तो छोटा मोटा होता नहीं, आता है तो कई गाँव को डुबा के चला जाता है। तो दूध की मात्रा में इतना ज़्यादा मात्रा में वृद्धि हुई थी ना, क्या बताएं आपको, हम लोग पढ़ेंगे आगे तो खुद ही पता चल जाएगा। तो देखिए दिया है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हम लोग का देश जब आज़ाद हुआ 1947 के बाद, हरित क्रांति तथा श्वेत क्रांति, हरित क्रांति तथा श्वेत क्रांति ही ऐसी 2 क्रांतियां थी जिन्होंने भारत की आर्थिक, सामाजिक, विशेषकर किसानों की आय में परिवर्तन हुए। जैसे कि मैंने आप सबको बताया था कि भारत के पास पहले ना पीने के लिए दूध था और ना खाने के लिए अन्न था, इसीलिए भारत को क्या बोला जाता था? भीख का कटोरा। क्लियर? एक एक पॉइंट को समझाऊंगा। तो आजादी के बाद एमएस स्वामीनाथन ने अमेरिका जाकर के वहां पे क्या किया, वहां से सीख करके आए, ठीक ना, कि कैसे बीज की प्रजाति को डेवलप किया जाता है और उसमें कैसे मतलब कि हम अलग अलग बीजों में क्रॉस करा करके एक उच्च किस्म के बीज को हम लोग बदल सकते हैं, उच्च किस्म में बदल सकते हैं, और उसी को बुआई की हरित क्रांति आया। लेकिन वैसे ही जिस प्रकार से हरित क्रांति था,
उसी प्रकार से श्वेत क्रांति भी, इन दोनों ने भारत को आत्मनिर्भर बना दिया। और सबसे ज़्यादा इसमें जो फायदा हुआ, जो किसान वर्ग के लोग थे, ठीक ना। अब देखिए किसान में भी कहने का मतलब दो प्रकार के, तीन प्रकार के किसान थे। एक सबसे निचले स्तर के किसान थे जिनके पास हर सुविधाएं नहीं थी, एक मझले किसान थे और एक सबसे बड़े किसान थे। तो बड़े किसानों के पास हर सामग्रियाँ, हर उपकरण और नई नई प्रजातियों के जो बीज जो विकसित थे वही थे उन लोगों के पास। तो उन लोगों के पास डेवलपमेंट ज़्यादा थी। ओके, तो आज़ादी के बाद हम लोग का देश इन दो चीज़ों में आत्मनिर्भर हो गया, एक श्वेत क्रांति और एक हरित क्रांति, ठीक ना। तो हरित क्रांति से अनाज में के पैदावार में वृद्धि हुई और श्वेत क्रांति से किस में हुआ, दूध के पैदावार, दूध में वृद्धि हुई। अब चलते हैं, इसमें क्या हुआ कि जो भारत की आर्थिक स्थिति थी, पैसे का लेन देन में, इसकी सामाजिक और विशेषकर किसानों के आय में क्या हुआ, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में परिवर्तन हुआ। मान लीजिए एक संसाधन डेवलप हुआ, और संसाधन जब डेवलप होता है तो वहाँ से विकास ही विकास दिखाई देता है। देखिए अब यहाँ पे श्वेत क्रांति को दूध क्रांति, ऑपरेशन फ्लड या व्हाइट रेवोल्यूशन इंग्लिश में आप बोल सकते हैं। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन हिट करता है ऑब्जेक्टिव में, ये क्वेश्चन डायरेक्ट हिट करता है। देखिए बीपीएससी क्या है, सबसे पहले बीपीएससी के बारे में अगर हम जानते हैं तो बीपीएससी है क्या। अगर देखा जाए ना तो यूडीसी से बहुत ही आसान है बीपीएससी, ठीक ना। लेकिन सबसे पहले रास्ता पता होना चाहिए। मैं इसके बाद से एक वीडियो लेकर के आऊँगा आप सबके लिए कि, ठीक ना, कि बीपीएससी का एग्जाम क्या होता है, पीटी में क्या होता है, मेंस में क्या होता है, ठीक ना, उसके इंटरव्यू में क्या होता है, और कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन उठाता है और कहाँ से कितने क्वेश्चन उठाते हैं, हिस्ट्री से कितना नंबर का क्वेश्चन उठाता है, पॉलिटिकल से कितना नंबर का क्वेश्चन उठाता है, भूगोल से कितना नंबर का क्वेश्चन उठाता है, मैथ से कितना का उठाता है। हम हर पॉइंट को डिस्कस करेंगे एक चार्ट बना करके। ओके, आपको डरने की आवश्यकता नहीं, यहाँ से हर डर को हम नहीं मिटा दिए तो फिर बोलिएगा कि कौन आपसे बात कर रहा था। चलिए देखिए, तो यहाँ पर देखिए श्वेत क्रांति को दूध क्रांति से, ऑपरेशन फ्लड से और व्हाइट रेवोल्यूशन से, इन चारों चीज़ों को क्या कीजिएगा, ध्यान में रखिएगा। ये तीन चारों चीज एक ही चीज है, ठीक ना। अब देखिए, अब इसके बाद से दिया है कि इस क्रांति की शुरुआत 13 जनवरी 1970 को की गई थी। हम लोग का भारत में इसकी शुरुआत देखिए यहाँ पर लिखे होंगे, जनक इनको वर्गीस कुरियन को बोला जाता है। भारत में श्वेत क्रांति का जनक है जो वर्गीस कुरियन को बोला जाता है। वर्गीस कुरियन ने 13 जनवरी 1970 को क्या किया था, इस श्वेत क्रांति के बारे में सोचना प्रारंभ किया, ठीक ना। और वहाँ पे क्या किया, यहाँ के लोगों को जागरूक किया और उन्हें लगा कि नहीं, यहाँ के लोगों को जागरूक करके और ऐसे उच्च नस्ल के जो गाय और भैंस है, ठीक ना, उनके बारे में सबको बताया जाए, डेवलप किया जाए। तो ये जो सीख करके आए हुए थे यहाँ पर, इन्होंने भी सीख करके ही आए और सबको बताना प्रारंभ किया, ठीक ना। गांव गांव में प्रचार प्रसार करना प्रारंभ कर दिया। बहुत जगहों पे केंद्र बनवाया और केंद्र पे लोगों को बुलाया कि समझाया कि आप सब ऐसे कीजिए वैसे कीजिए। कहने का मतलब नहीं है कि शुरू में किसी के बात पे कोई विश्वास ही नहीं करता है, तो इनके बात पर ही बहुत सारे लोगों ने विश्वास नहीं किया। लेकिन जब देखा कि इनकी तकनीकी क्या हुई है, कारगर साबित हो रही है, तो इनके तकनीकी को क्या किया, लोगों ने बहुत ही सराहा और देखा कि फलाना तो रे भाई इतना दूध उत्पादन करने लगा, इसका कैसे हो गया, उसका कैसे है, इसका कैसे हो गया। अब देखा देखी नहीं जानते हैं, देखा देखी समाज में तो कुछ भी हो सकता है। बहुत सारे लोगों ने इनको फॉलो किया और वहाँ से प्रारंभ होता है एक नई युग, जिसे हम लोग बोलते हैं ऑपरेशन फ्लड या दूध क्रांति बोलिए, व्हाइट रेवोल्यूशन बोलिए, श्वेत क्रांति बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए श्वेत क्रांति सब जगह छूट गया है। श्वेत क्रांति को NDD यानी कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने शुरू किया था। अब कहने का मतलब ये है भाई कि जो ये NDD भी है, ठीक ना, एक संस्था थी, ठीक ना, जिसने क्या किया था, श्वेत क्रांति को शुरू किया था, जिसका श्रेय जाता है किनके पास, डॉक्टर वर्गीस कुरियन के पास जाता है कि इन्होंने ही क्या किया था, एक संरचना बनाई थी दूध को इकट्ठा करना। एक बात पहले बताइए हमको, हमारे यहाँ मान लीजिए कि 100 गायें हैं और 100 गाय से हम क्या किए कि बहुत सारा दूध का उत्पादन कर दिए। तो दूधवा का उत्पादन करके ओकरा से खेत थोड़ी ना पटवेंगे, खेत का सिंचाई थोड़ी ना करेंगे भाई।
उसका प्रयोग करेंगे लोग को पीने में, मिठाई बनाने में और भी बहुत सारे कामों में। तो कहने का मतलब ये हो गया कि उत्पादन हम ज़्यादा कर दें और उत्पादन करने के बाद से उसका यूज ना हो तो सबसे बड़ी समस्या है भाई। तो देखिए श्वेत क्रांति में उत्पादन करने से पहले इसका जो खर्च कैसे करना है, इसको इकट्ठा कैसे करना है, इसकी एक संरचना बनाई थी, ठीक ना। देखिए सबसे पहले अगर हम लोग चलेंगे यहाँ पे समझाते हैं आपको। देखिए यहाँ पे सबसे पहले उन लोगों ने क्या किया, गांव के छोटे छोटे जगहों से सब लोगों ने जुड़ना प्रारंभ कर दिया, ठीक ना। और इसको क्या किया, गांव को, जैसे गांव को नहीं लेंगे हम जिला को लेकर के चलते हैं। जिला को किससे कनेक्ट कर दिया, जिला को किसी व्यक्तियों से कनेक्ट कर दिया कि आपको यहाँ का दूध क्या करना है, इकट्ठा कर लेना है। और फिर उसके बाद से सेंट्रल राज्य ने क्या किया कि बोला कि इस सारा दूध को जो इकट्ठा, ये देखो यहाँ 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 का सबका दूध क्या किया, इन तीनों ने मान लीजिए उठा लिया। अब ये तीनों के पास तो दूध की मात्रा बहुत ज़्यादा हो गई। अब उसके बाद से क्या हुआ कि ये लोग दूध को करेंगे क्या, तो फिर अगले के पास क्या किया, ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक ना। और यही लोगों ने क्या किया उसके बाद से अगला, और यहाँ पर जब आता है सेंटर के पास दूध तो यहाँ से क्या करता है, ये अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, इंटरनेशनल बाजारों में क्या करता है, दूध को बेच देता है। तो कहने का मतलब हर जगह पे हर चीज़ का उतना यूज नहीं होता है जितना मतलब चाहिए। तो यहाँ पे क्या हुआ कि देखिए इन लोगों ने क्या किया, दूध का उत्पादन किया। अब यहाँ से सेलिंग प्रारंभ हो गया, सेलिंग करके इन तीनों ने आगे बढ़ाया, फिर इसने आगे बढ़ाया, फिर इसने आगे बढ़ाया। अब यहाँ से ये तो होलसेलर हो गया ना भाई। ये होलसेलर, तो होलसेलर के पास 1 लीटर 2 लीटर का तो होता नहीं है, और ऐसे भी बहुत सारे दूध का खपत होता है। लेकिन कहने का मतलब क्या है, एक संरचना जरूरी है जिससे हम क्या कर सकें, जो भी हम दूध हो, सब्जी हो, मांस हो, मछली हो, अदरवाइज जो चीज़ भी हो जिसका हम लोग क्या कर रहे हैं, ज़्यादा मात्रा में खेती कर रहे हैं, ज़्यादा मात्रा में उसको उपजा रहे हैं, ज़्यादा मात्रा में उसको ये कर रहे हैं, तो उसका खपत भी होना जरूरी है। नहीं तो सिर्फ उपजाएंगे तो उपजाने से सिर्फ क्या फ़ायदा है, कोई फ़ायदा नहीं है। तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने क्या किया था, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखा था कि रे भाई हम चलो इसको डेवलप कर ही देते हैं, बहुत सारी गाय भैंस उच्च नस्ल के आएंगे और दूध के उत्पादन भी बढ़ेगी। तो क्या होगा, दूध का उत्पादन भी बढ़ेगी, लेकिन दूध का खपत करने वाला भी कोई जगह तो होना चाहिए ना। तो इन्होंने एक संरचना बनाई कि ऐसे ऐसे सारे दूध को उठा लेना है और उसको ला करके सब लोग हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और इसमें सबकी आय बढ़ेगी, ऐसा बात थोड़ी है कि दूध को उठाने वाले सिर्फ एक ही आदमी था, बहुत सारे उस रोजगार में लगे, ठीक ना। और इससे सबकी आय में बढ़ोतरी हुई। देखिए हर पॉइंट को डिस्कस करेंगे, लेकिन डिस्कस करने से पहले आप सबको एक बात हम बता दें, ईमानदारी से पढ़िएगा ना। ईमानदारी का फल मीठा होता है, आपने सुना है ना, ईमानदारी का फल मीठा होता है। मेरे हिसाब से तो अगर देखा जाए तो पढ़ाई 2 ही चीज़ के लिए होती है भाई, ठीक ना। एगो तो शादी ब्याह के लिए पढ़ाई होता है और एगो जॉब के लिए पढ़ाई होता है, नौकरी करने के लिए, ठीक ना। तो अब तो मान लीजिए आप ऑनलाइन सिस्टम से जुड़े हैं, तो आप खुद समझिए कि भाई आप पढ़ क्यों रहे हैं, आपको किस चीज़ के लिए पढ़ना है। तो ब्याह के लिए पढ़ना है तो ये सब चीज़ करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ब्याह तो ऐसे भी हो जाएगा, लेकिन वही होगा, सब कुछ खोजिएगा तो नहीं मिलेगा, ठीक ना। अब सब कुछ ढूंढने के लिए मान लीजिए कि क्या होगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, किसी पोस्ट पे जाना पड़ेगा, तब ना सब कुछ मिलेगा। आके ऐसे फिर जाइएगा खादर गोबर उठा लीजिएगा, ठीक ना। तो देखिए अब मान लीजिए कि आप बीपीएससी क्रैक कर देते हैं, बीपीएससी निकाल लेते हैं, और उसके बाद से देखिएगा आपके घर के सामने लाइन लग जाएगा, ठीक ना। अब उसके बाद से आपको एक्सेप्ट करना है कि रे होकरा के छोड़ दे, हेकरा के पकड़ी, होकरा के छोड़ दे, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात निकल करके आती है, अगर भी मान लीजिए कि कोई जॉब नहीं कर रहे हैं तो फिर गार्जियन के दबाव में आकर के वो बोल दिया गार्जियन इससे करो उससे करो, जो करो ना करोगे तो क्या होगा। आजकल का जनरेशन सबसे ज़्यादा जो पागल हुआ है तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को लेकर के हुआ है। उसका देखिए एक महिला है, पुरुष को लेकर के उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, एक पुरुष है महिला को लेकर के उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक ना, नहीं समझ रहे हैं। लेकिन कह दे क्या आपका ये श्वेत क्रांति ऑपरेशन फ्लड का कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो ना ये क्लियर नहीं है। तो का खाक नौकरी होगा, कैसे नौकरी होगा आप बताओ हमको। हाँ अब उसके बाद से देखिए अगर सुंदर माने कि देखो अगर पत्नी सुंदर मिल जाए ना तो घर को स्वर्ग बना देगी, अब पत्नी अगर खराब मिल जाए तो घर को नरक बना देगी। तो सुंदर पत्नी मतलब कि पत्नी चाहिए तो उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी, और पढ़ाई करोगे तब तो यार जॉब होगा ना।
चलिए देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। सुने हैं ना कि सब हो के सुनर, न सब हो के हुनर आ मेहरारू चाहे सुनर। तो सब हो के हुनर आ मेहरारू चाहे सुनर, और ओकरा खातिर तोहरो अंदर कुछ हुनर होके के चाहिए। जैसे मान लो कि जौन चीज़ हम पढ़ा रहे हैं ना, ओकर कंसेप्ट क्लियर होके ना, तो कंसेप्ट क्लियर करो यार। कितना है, मुश्किल से 100 से 200 तुम लोग कंसेप्ट क्लियर कर लो। इससे मतलब कि इस 100 से 200 जो क्या होता है, टॉपिक होता है ना, उसको क्लियर कर लो और उसी को खूब पढ़ो। इतना पढ़ दो ना कि दिमागे में बैठ जाए, और उसके बाद जाकर एग्जाम बैठो। काहे नहीं निकलेगा? कौन से एग्जाम है कि नहीं निकलेगा बताओ हमको? सारा एग्जाम निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक ना। तो सब हुनर चाहिए और मेहरारू सुनर चाहिए, ठीक ना। तो इसके लिए क्लास पर ध्यान दीजिए और हर एक चीज़ को मेरे साथ डिस्कस कीजिए, ठीक ना। और देखिए कैसे एग्जाम नहीं निकलता है, एकदम एग्जाम निकलेगा तो निकलेगा, ये मेरी गारंटी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन निकल करके आता है कि बताइए श्वेत क्रांति का जो जनक है वो कौन है? तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन है, ठीक ना। अब देखते हैं आगे कि इन्होंने AMUL यानी कि अमूल आपने देखा हो ना, गांव से दुकान वगैरह में आता है अमूल का क्या दूध वगैरह आता है, बच्चे सब पीते हैं अमूल का दूध, ठीक ना। आप लोग पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैक्सिमम क्या होते हैं, बच्चे ही पीते हैं अमूल का दूध। तो देखिए ये क्या है कि आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, इसकी शुरुआत गुजरात से हुई थी। इसकी शुरुआत गुजरात से हुई थी। और देखिए कि आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड की स्थापना, ठीक ना, भारत में हुई थी। तो भारत में, गुजरात तो भाई भारत में ही है, कोई सोचने वाली बड़ी बात तो है नहीं। अब देखिए यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछता है कि अमूल डे यानी कि राष्ट्रीय अमूल डे, ठीक ना, कब मनाया जाता है? तो अमूल डे 26 नवंबर को मनाया जाता है। अमूल डे 26 नवंबर को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन कभी कभार हिंट कर देता है, तो इन चीज़ को याद रखिएगा कि अमूल डे कब मनाया जाता है। तो अमूल डे 26 नवंबर को मनाया जाता है। अमूल AMUL का फुल फॉर्म होता है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड होता है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे दिया है कि भारत पूरे विश्व में दूध के उत्पादन में नंबर 1 पर है, लेकिन ये लेकिन बीच में आ जाता है ना भाई, बड़ी समस्या करता है। हम क्या पढ़ रहे हैं, ऑपरेशन फ्लड पढ़ रहे हैं, और यहाँ पर ये भी पढ़ लिए कि देखिए भारत पूरे विश्व में, विश्व की बात बोल रहा है, विश्व में दूध के उत्पादन में नंबर 1 पर है, लेकिन कौन सी भाई? प्रति गाय के हिसाब से 40 या 50 नंबर पर आता है। ये बड़ा सोचने वाला बात है भाई कि दूध के उत्पादन में 1 नंबर और प्रति गाय के हिसाब से चलते हैं तो 40वां 50वां स्थान पर आता है। ये कैसे संभव है? अब सुनिए, हम लोगों के यहाँ ज्यादा मात्रा में गाय है, संख्या में ज्यादा है, लेकिन दूध ज्यादा नहीं करती है सब ना। संख्या में ज्यादा है, दूध नहीं, गाय की संख्या ज्यादा है, लेकिन जितना संख्या है ना, अगर जो विदेशी गाय होती है, हम बताए थे आप लोग कि अफ्रीका में ऐसी ऐसी गाय हैं जो 100 लीटर 150 लीटर दूध देती है। अब हम लोगों के यहाँ आइएगा तो हम लोग के यहाँ गाय ज़्यादा है, तो कौनों के गाय 2 लीटर दूध देती है, तो कौनों के 1.5 लीटर देती है, कौनों के 4 लीटर, कौनों के 10 लीटर, कौनों के 20 लीटर। तो कहने का मतलब यह है कि हम लोगों के यहाँ उच्च नस्ल की गाय की संख्या है, लेकिन बहुत कम है। इसीलिए समस्या यहाँ पे आता है, हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा मात्रा में गाय है लेकिन दूधवा कम है, और वहाँ पे गाय कम है और दूधवा ज़्यादा है, ठीक ना। लेकिन दूध तो हम लोगों से ज़्यादा उन लोगों के पास नहीं है, क्योंकि हम लोग के पास गाय की संख्या और भैंस की संख्या सबसे ज़्यादा है। भारत में गाय और भैंस सबसे ज़्यादा पाई जाती है, और इसीलिए यहाँ पे दूध भी सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है। और एक बात साथ ही साथ आप सबको बता दें कि इतना गाय भैंस है, अगर उच्च नस्ल का गाय भैंस होती ना तो क्या होता पता है ना, कि हम लोग का इतना ज़्यादा मात्रा में दूध होता ना, इतना ज़्यादा मात्रा में कि पूरा विश्व को दूध पिला देते हैं हम लोग। बात समझ रहे हैं ना।
अब देखिएगा हम लोग के यहाँ गाय का शाम को क्या करेंगे, सब मवेशी वगैरह वाले होते हैं, शाम को ऐसे ही छोड़ देंगे, फिर चर के आएगी, फिर और कैसे उस प्रकार से दूध थोड़ी ना उसको मान लीजिए कि एक लड़का होता है, खाली लड़का के जन्मा दिहल थोड़ी ना मतलब ये है, पैदा कर दिया थोड़ी ना, ओकरा के बारे में ओकरा के देखना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा, ओकरा के बड़का करना पड़ेगा, ये सब देखभाल करना पड़ेगा ना, वो तो बानर हो जाएगा, चोर बनोर हो जाएगा, ठीक ना। वैसे ही गाय भैंस है, उसको पालिए, उसको उच्च नस्ल में उसको डेवलप कीजिए, उसके लिए अच्छे चारे पानी का व्यवस्था कीजिए, तब ना दूध करेगी। कि ऐसे ही शाम को छोड़ दे रहे हैं, चर के आ रही है और 1.5 लीटर दुहवा दे रही है, फिर सुबह में चर के रही है 2 लीटर दुहवा दे। अब ऐसे ही काम करना है तो संख्या में तो लगभग सबके पास 1 दूध होती है। लेकिन विदेशों में क्या होता है, वहाँ पे पशुपालन की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है और वहाँ पे उच्च नस्ल की सब गायें हैं, भैंस भी है, ठीक ना, जो संख्या में तो कम है लेकिन दूध ज़्यादा मात्रा में देती है। बात क्लियर हुआ, सारे बात को समझ गए अच्छा से। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे है कि भारत दूध के उत्पादन में आत्मनिर्भर बना और किसानों की आय में क्या हुई, आय भी बढ़ी। तो जैसे जैसे हमारे यहाँ वर्गीस कुरियन के अनुसार, वर्गीस कुरियन को फॉलो लोगों ने किया, तो उन लोगों के गाय भैंस में दूध के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई, ठीक ना। तो जाहिर सी बात है भैया कि दूध के उत्पादन में बढ़ोतरी होगी तो यहाँ पे क्या होगा, आय में भी बढ़ोतरी होगी ना। तो आय भी बढ़ा इन लोगों का, और आय जब बढ़ा तो सब लोग क्या हुए, आत्मनिर्भर हो गए, ठीक ना। कि हमारा तोरा देश से दूध नहीं चाहिए, हमारा तोरा देश से अनाज नहीं चाहिए, ठीक ना। अब हमारे पास खुद का दूध और खुद का अनाज सब कुछ हो चुका है, यानी हम आत्मनिर्भर हो चुके हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखते हैं कि दूध को संपूर्ण आहार भी कहा जाता है। क्यों भैया, दूध को संपूर्ण आहार क्यों कहा जाता है? राजकुमार और राजकुमारियों ध्यान देंगे इस पे कि दूध को संपूर्ण आहार क्यों कहा जाता है। कि हम लोग बहुत सारे अनाज को, खाना को खा करके भी इतने मिनरल्स को इकट्ठा, इतने विटामिन्स को इकट्ठा नहीं कर पाते हैं जो कि 2 गिलास दूध से हम लोग को प्राप्त हो जाता है। 2 गिलास दूध पी लीजिएगा ना तो दिन भर मतलब खाना पानी की आवश्यकता ज़्यादा मात्रा में नहीं पड़ेगी, तो खा लीजिए, काम निकल जाएगा। देखिए, इसको संपूर्ण आहार इसलिए बोला गया है ना कि इसमें प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, खनिज और पानी सभी की मात्रा पाई जाती है। अब देखिए, हमको चाहिए क्या, विटामिन्स चाहिए और कार्बोहाइड्रेट से, विटामिन चाहिए बीमारियों से लड़ने के लिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए हमारे शरीर में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, वसा चाहिए ऊर्जा को उत्पन्न करने में, वो थोड़ा बहुत मदद करता है, और पानी चाहिए, पानी भी हमारे शरीर को एनर्जी प्रोवाइड कराता है। तो ये सारा चीज़ तो एक दूध के अंदर मिल ही रहा है ना। तो दूध को हम लोग क्यों नहीं बोल सकते हैं यहाँ पे संपूर्ण आहार? बोल सकते हैं, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर गए थे कि इसमें केवल विटामिन बी और विटामिन सी के कुछ घटक नहीं होते, बाकी सब मिलता है भाई। इसमें सिर्फ विटामिन बी और विटामिन सी के कुछ घटक नहीं मिलते हैं, बाकी जितना भी खोजिएगा इन सारी चीज़ों में तो क्या होगा, हर चीज़ दूध में आपको मिल जाएगा। एक काम करते हैं, सबसे पहले आप सब इसका एगो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक ना, क्योंकि ये तो पूरा मान लीजिए कि बताते जा रहे हैं तो ये तो पूरा बड़वा भाड़ा जाएगा, ठीक ना। तो पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम साइड हो जाते हैं। चलिए, हो गया। अब यहाँ पे होता है क्या, हम लोग तो इन सारी चीज़ों को जान लिए। अब यहाँ से आगे चलते हैं कि देश में पोषण स्तर में सुधार हुआ। तो जब से दूध के पैदावार में ज़्यादा मात्रा में वृद्धि हुई तो यहाँ पे कुपोषण क्या हुआ, दूर होने लगा। कुपोषण समझते हैं ना, जब बच्चा पैदा होगा ना तो कोनो कामे का नहीं रहेगा, करिया करिया हो गया, एकदम करिया कुचेर कलुआ जैसन, ठीक ना। और ओकरा देह में अनेक प्रकार का बीमारी रहेगा। कुपोषण समझ, बहुत ही खतरनाक बीमारी है, बहुत ही खराब बीमारी है, ठीक ना। तो कुपोषण क्या हुआ, भारत से दूर होने लगा। कब? जब देश हमारा दूध के मामला में आत्मनिर्भर बना, तब से क्या हुआ, हमारा देश कुपोषण से
एक लड़ाई लड़ने लगा और उस लड़ाई पे विजय भी हासिल किया और सब में कुपोषण का शिकार जो भी लोग थे आहिस्ते आहिस्ते खत्म हुआ। और साथ ही साथ पोषण स्तर, ये तो पूर्ण पोषण है, ये है संपूर्ण पोषण देता है दूध ना। अब देखिए ग्रामीण सामाजिक लोगों का आय बढ़ी, ठीक ना। गांव समाज में रहने वाले लोग 2-4 गाय भैंस तो जरूर पाल सकते हैं, नहीं कर सकते हैं जी, उतना तो आराम से हो जाएगा, उतना तो हम वो कर सकते हैं। देखिए तो इससे क्या हुआ, आय में बढ़ोतरी हुई, किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। महिला सशक्तिकरण, तो महिला सशक्तिकरण कहाँ से आ गया भाई इसमें, ये महिला सशक्तिकरण कहाँ से आ गया इसमें। तो देखिए गाय है, भैंस है, दुआरवा पर 4 गो बांध दो और घरवा बोलो कि खिलाओ उसको, तो अब देखो महिला भी तो उस काम में जुड़ी ना। पुरुष चल गए बाहर कारखाना में काम करने, खेत में चल गए काम करने, और घर की महिलाएं हैं 2-4 गो गाय भैंस तो जरूर है, उसको क्या कर लेगी, खिला लेगी, ठीक ना। आजकल की महिलाएं सुकुवार हो गई है, पहले की महिलाएं ऐसे सुकुवार नहीं होती थी, पहले की महिलाएं काम करती थी। और आज की महिलाओं का काम क्या है, सुबह में चावल दाल बना देना, सब्जी बना देना, खूब खुश होगी तो कब वो पापड़ तिलौड़ी छान देगी, उससे ज़्यादा नहीं कर सकती है, ठीक ना। शाम को रोटी सब्जी बनाकर खिला देना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है, कब वो सेवई बना देगी उसका अलग बात है ना। हाँ इतना तो काम वो लोग एकदम से माने कि बड़ा ही ध्यानपूर्वक करता है कि हाँ शाम को 7 बजे कौन सा सीरियल आने वाला है, हमको 6:30 तक खाना बना करके रख देना है हर हाल में, भले खाए वाला 9 बजे 10 बजे काहे ना पहुँचे। और कान जैसे खड़ा होगा रहता है ना, वैसा वैसा रोटी मिलेगा और थाली में दिन भर मेहनत करेगा, जाएगा उसको खाएगा, हैं। तो आप बताइए, तो पहले अभी की महिलाओं का हम बात बोल रहे हैं, पहले की महिलाएं जो होती ना बड़ी ही मेहनती होती थी, और आज की महिलाएं सब सुकुवार हो गई है, ठीक ना, कुछ करना ही नहीं चाहती है। खैर छोड़िए, यहाँ पर देखेंगे, ठीक ना, महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ, महिलाएं इस काम में लगी, और महिलाएं जब इस काम में लगी तो महिलाओं के आय में भी बढ़ोतरी हुई, ठीक ना। हम काम करेंगे तो भाई हमारे आय में बढ़ोतरी होगी, ठीक ना। अब यहाँ पे कृषि पर दबाव कम हुआ। जब हरित क्रांति ही सिर्फ था हम लोग के देश में, तो हरित क्रांति के ऊपर दबाव था कि भारत जब आत्मनिर्भर बना हुआ है हरित क्रांति को लेकर के, तो एक अकेला बेचारा वो करेगा क्या, एक अकेला बेचारा हरित क्रांति करे क्या। तो उसमें क्या हुआ, उसको सपोर्ट मिला ये दूध क्रांति, यानी कि जो ऑपरेशन फ्लड है ना, श्वेत क्रांति, इससे उसको बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या हुआ, माने सपोर्ट मिला। अब 2 क्रांतियाँ छिड़ी हुई थी हम लोग के देश में, एक श्वेत क्रांति और एक हरित क्रांति। इन दोनों से क्या हुआ, भारत आत्मनिर्भर बना, ठीक ना। आप देखोगे यहाँ पे कि कृषि पर दबाव कम हुआ, ठीक है, कृषि के क्षेत्र में रोजगार का सृजन हुआ। जैसे जैसे हरित क्रांति है, हरित क्रांति का सृजन होते चला गया, तो आप बताओ कि भाई पहले हम 1 कट्ठा में काम कर रहे थे अकेले, और मेरे पास 6 कट्ठा है, तक 6 कट्ठा में तो अकेले काम नहीं ना करेंगे, उसमें लोगों को रखना पड़ेगा काम करने के लिए। गाय भैंस 1 2 4 पाल सकते हैं अकेले, लेकिन 10 को पालेंगे तो उसमें लोगों की आवश्यकता पड़ेगी ना। तब उसमें लोगों को हम लोग काम पे रखने लगे, हाँ लोगों को काम पे रखने लगे, तो लोगों के रोजगार का सृजन हुआ। यानी क्या हुआ, सृजन होगा, यानी कि नौकरी मिलेगी, वो भी तो एक प्रकार का नौकरी है ना। अब समझिए, तो हम तो बहुत बड़ा नौकरी बोल दिए। आजकल की तो सरकार बोल रही है पकौड़ा छानो पकौड़ा बेचो, पकौड़ा छानना भी तो एक प्रकार का नौकरी है ना, छानो बेचो, उससे बढ़िया नौकरी क्या है, क्या जरूरी है पढ़ाई करने के लिए। आज सरकार तो कुछ भी कहेगी, छोड़िए, आप अपने मेहनत पर विश्वास रखिए, ठीक ना। आपको उससे नहीं लेना है काम कि नहीं यहाँ पर काहे 1700 ही सीट काहे निकला हुआ वैकेंसी का। अरे भाई 1700 कम थोड़ी ना है, आपको 1700 सीट थोड़ी चाहिए, आपको 1700 में 1 सीट चाहिए, 1700 में 1 सीट चाहिए। 1 सीट के लिए आप लड़ाई लड़िए ना, 1 सीट के लिए लड़ाई लड़िए। 1700 से क्या मतलब है कि 17 जगह 3000 भी दे देगा तो क्या फर्क पड़ेगा, 3000 आबादी है क्या हम लोग के यहाँ। अब जाइए ना, देखिए ना, हम लोग की आबादी के बारे में अगर आप बात करते हैं तो कई दिन से सुन रहे हैं मोबाइल पर कि 100 करोड़ वैक्सीनेशन हो गया है भारत में, तभी 18 वर्ष के ऊपर हो रहा है। और जब ये 18 वर्ष के नीचे घुसेगा ना, तब पता चलेगा चीन के फेल करके देश का नंबर 1 आबादी के क्षेत्र में बढ़ गया है भारत, ठीक ना। खैर छोड़िए उसको, हम लोग आगे बढ़ते हैं ना। तो जितना जल्दी जॉब ले लीजिए उतना ही अच्छा है। अब चलते हैं, देखते हैं कि श्वेत क्रांति की कमियां। तो देखिए, हरित क्रांति की जैसे हानिकारक प्रभाव तो नहीं पड़ा, लेकिन कुछ इसमें इफेक्ट रह गया, उसको हम लोग देखेंगे।
कि प्रति गाय भैंस के हिसाब से दूध का उत्पादन नहीं हुआ। मैंने अभी बताया कि हम लोग के यहाँ गाय भैंस की संख्या तो ज़्यादा है, लेकिन उसमें क्या है, ज़्यादा गाय भैंस की संख्या है लेकिन सब गाय उतना ज़्यादा मात्रा में दूध नहीं देती है। तो समस्या यहाँ पे क्रिएट हो गया। इसमें थोड़ा बहुत कभी कभी डिस्टर्बेंस होगा, चुनाव का माहौल चल रहा है, ठीक ना, और हमारी जो ये संस्था है जहाँ से वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक ना, ये जस्ट रोडवे के बगल में है, समझ रहे हैं ना, और आ रहा है जा रहा है सुनाई दे रहा है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि इतना सारा मतलब प्रचार प्रसार करने से भी कोई फ़ायदा है, ठीक ना। आप जनसंपर्क कीजिए ना, लोगों से मिलिए, सबसे बढ़िया रहेगा। जनसंपर्क कीजिए, लोगों से मिलिए, लोगों के दुख में साथ दीजिए। इतना पैसा खर्चा करने की क्या आवश्यकता है? जो पैसा से प्रचार कर रहे हैं उस पैसा से किसी गरीब दुखिया का भला कीजिए, उससे बढ़िया क्या होगा? सबसे बढ़िया रहेगा वो। चलिए, उससे कोई लेन देन नहीं है, जिसको जो करना है वो करे, ठीक ना। जनता तो उसका फैसला कर ही देगी। जनता से अपील भी है कि जिस भी प्रत्याशी को चुनिए, ठीक ना, शिक्षित, सुयोग्य और जो मतलब लगता है ना कि जनता के बीच में ही रह करके काम करने वाले होते हैं, बस उसको ही चुनिए, ठीक ना। किसी की बहगलाने में नहीं आना है। हम यहाँ पे ये चुनाव प्रचार ये सब नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं ऑपरेशन फ्लड। बीच में आया तो बता दिया, आप लोग को बुरा मत मानिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो यही है, गाय भैंस तो बहुत ही भारत में, लेकिन दूध सब ज़्यादा देने वाली नहीं थी, ठीक ना। ये कमी रह गई थी हम लोगों के यहाँ, ठीक ना। हम लोगों के यहाँ अभी ज़्यादा मात्रा में उच्च नस्ल के गाय और भैंस नहीं है। अगर उच्च नस्ल के गाय भैंस रहती तो एक बात बताओ कि यहाँ पे प्रति गाय प्रति भैंस के हिसाब से दूध के मात्रा में ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं होता, और भी ज़्यादा होता। भारत तो नंबर 1 पर है ये है। और मान लीजिए उच्च नस्ल की होती तो क्या होता? गर्दा उड़ जाता ना, एकदम गर्दा उड़ जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं कि विदेशी नस्ल के गाय और भैंस के लिए हमारा जलवायु अनुकूल नहीं है। देखो भैया, एक बात बताते हैं तुमको कि हम दक्षिण अफ्रीका का अगर एग्जाम्पल लेते हैं कि वो जी बड़ा मतलब ज़्यादा मात्रा में दूध देने वाली सब गाय भैंस होती है, लेकिन उस दूसरी ऐसा है ना कि वहाँ पे तो दूधवा दे देती है 100 लीटर 150 लीटर, लेकिन जैसे ओकरा के ले करके आते हैं भारत में, अपन दूधवे सुखा देती है और देने लगती है 40 लीटर 50 लीटर 30 लीटर। यानी कि क्या हुआ कि उन लोगों के लिए हम लोग का जो जलवायु है, जो मौसम है, वो उन लोगों के लायक नहीं है। और हमनिए के ले के कोनो कश्मीर में है सही फेंक दे तो मर नहीं जाएगा आदमी, आस्ते आस्ते उसमें डेवलप होगा ना। कितने सारे तापमान में गए, ज़्यादा तापमान में गए, फिर उसमें गए, फिर उसमें गए, फिर उसमें गए, तब आहिस्ते आहिस्ते झेल सकते हैं, ज़्यादा समस्या नहीं होगी। लेकिन उसको क्या करते हैं, जब गाय को लाते हैं यहाँ पे, भैंस को लाते हैं यहाँ पे, तो वो लोग हम लोग के यहाँ के जलवायु को सपोर्ट नहीं कर पाती है, अनुकूलन नहीं है उन लोगों के लिए, ठीक ना। इसीलिए ज़्यादा मात्रा में दूध नहीं दे पाती है। साथ ही साथ चलिए इसको भी देख लेते हैं कि उच्च गुणवत्ता वाले पशु आहार की पर विशेष बल नहीं दिया गया। देखिए, वर्गीस कुरियन ने सारी व्यवस्थाएं तो की, लेकिन कुछ जगहों पे मतलब ये देखिए, अब मान लीजिए उच्च गुणवत्ता वाले जो आहार हैं हुआ, हम ऐसा नहीं कहते हैं कि नहीं हुआ, लेकिन कहने का मतलब क्या है कि थोड़ा सा उससे भी ज़्यादा मात्रा में डेवलपमेंट होनी चाहिए थी, तो दूध के मात्रा में उससे भी ज़्यादा क्या होता, बढ़ोतरी होता। ओके, तो अब चलते हैं हम लोग आगे। यहाँ पे ये हो गया, आहार पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए था। आहार पर विशेष ध्यान दिया गया, लेकिन उतना नहीं दिया गया जितना देना चाहिए था, ठीक ना। इसीलिए प्रति गाय क्या हुआ, प्रति गाय भैंस हम लोग का दूध का उत्पादन थोड़ा कम रह गया। फिर भी नंबर 1 पे भारत है, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी है हम लोग को, ठीक ना, कि कम से कम इसमें तो भारत नंबर 1 पर है। अब आगे देखते हैं। अब देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इतना चीज़ों में से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो बाहर निकल करके आया हुआ है, ठीक ना। जैसे देखिए, आप लोग याद रखना, 1970 से स्टार्ट हुआ, 96 तक चला ये, ठीक ना। और उसके बाद भी अभी काम जारी है, ठीक ना। वर्गीस कुरियन नाम आता है, तो वर्गीस कुरियन क्या है, जनक माने जाते हैं ऑपरेशन फ्लड के, ठीक ना। इसको हम लोग 2-3 नामों से जानते हैं। एक हो जाएगा ऑपरेशन फ्लड, श्वेत क्रांति और व्हाइट रेवोल्यूशन बोलते हैं, ठीक ना। और क्या है, भारत हम लोग का शीर्ष पर है, नंबर 1 पर है, ठीक ना। भारत हम लोग क्या है, नंबर 1 पर है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जो अमूल डे मनाया जाता है। अमूल डे कब मनाया जाता है, 20 नवंबर को मनाया जाता है। और यहाँ पर एक अमूल आता है, तो अमूल का जो फुल फॉर्म बताए थे कि आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, ठीक ना। और जो अमूल
श्वेत क्रांति के जो क्या है, कहा गया ये, इसका स्थापना, ठीक ना, इसका स्थापना कौन किए थे? अमूल, ये कंपनी थी, ठीक ना, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, ठीक ना, इन्हीं के द्वारा क्या किया था, इसको डेवलप किया गया था। इसीलिए इन्हीं के लिए क्या किया जाता है, अमूल डे मनाया जाता है, 26 नवंबर को मनाया जाता है। ओके, तो अब यहाँ से एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, ठीक ना, ये एनडीडीबी थोड़ा सा छूट गया है, ठीक ना। एनडीडीबी क्या है कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, ये कभी कभार डायरेक्ट पूछ देता है कि एनडीडीबी का फुल फॉर्म क्या होता है। आप लोगों ने देखा, देखिए बीपीएससी यूपीएससी करता क्या है, क्वेश्चन को ऊपरे ऊपरे नहीं पूछेगा, इतना ना ओकरा के फैला देगा, इतना ना फैला के गहराई में हाथ ला के तब निकालेगा क्वेश्चन को, ठीक ना। तो डरने की आवश्यकता नहीं है। अब मुझे नहीं लगता है कि ऑपरेशन फ्लड को लेकर के किसी भी प्रकार का आपके मन में कोई कंफ्यूजन चल रहा होगा। अब देखिए भाई, अगर इसके बाद भी कंफ्यूजन चल रहा है तो हम बताए नहीं है, कमेंट बॉक्स तो आप ही के लिए बनाया गया है ना। बोलिए ना कि सर यहाँ पे पढ़ाए हैं ना, हमको समझ में नहीं आया है, कुछ हमको बताइए, उसके बारे में ज़रूर बताएंगे। लेकिन एक और बात है, कमेंट सिर्फ उसके लिए नहीं ना बनाए, कमेंट इसके लिए बनाया गया, अगर अच्छा लगता है ना वीडियो तो कमेंट कीजिए कि अच्छा लगा वीडियो, ठीक ना, और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना ना भूलिए, ठीक ना। इससे एनर्जी दुगुना होता है और काम करने में भी खूब मजा आता है। देखे ना, हम लोग पढ़े इधर हरित क्रांति पढ़े, मजा आया, फिर इधर पढ़े हम लोग श्वेत क्रांति, कितना मजा आया। और इसके बाद से हम लेकर के आते हैं ना, एक एक कंसेप्ट को लेकर के आए ना, एक एक टॉपिक को लेकर के आएंगे ना, पढ़ लीजिएगा ना, फिर दोबारा उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा चीज़ नहीं होगा ना जो हम आपको छोड़ करके जाएंगे, हर चीज़ को डिस्कस कर देंगे अब, ठीक ना। देख रहे हैं आप लोग के लिए बहुत बड़ा बोर्ड लिए हैं, ठीक ना, अब काम इतना पे अच्छा से हो रहा है। आई होप कि आपने ये वीडियो बहुत अच्छा से समझा होगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में फिर से, इससे भी डबल ट्रिपल नहीं, इससे भी ज़्यादा एनर्जी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।